साथियों नमस्कार, मैं नवीन कुमार। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं उसमें कुछ ही समय बाकी है और इसी दौरान हरियाणा पंचायत की तरफ से मैं और मेरी टीम प्रकाश शर्मा जी के साथ निकली है हरियाणा की चुनाव यात्रा पर। और इसमें हमने कम से कम हरियाणा के 15 से जो 16 ज़िले हैं उनमें यात्राएं की हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ज़िला हमें लगा वो चरखी दादरी था। और चरखी दादरी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो बेल्ट है जहाँ पर बीजेपी पार्टी, जो हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी है, उसको नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 में, जहां पर रावदान सिंह ने अच्छा खासा वोट बैंक लिया चरखी दादरी जिले की चरखी दादरी विधानसभा सीट और बारडा विधानसभा सीट से। इन दोनों सीटों पर अब की बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ एक निर्दलीय का नाम भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इसकी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें चरखी दादरी विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सुनील सांगवान जी को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। वो यहाँ पर वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके कैबिनेट मिनिस्टर जो सहकारिता मंत्री थे सतपाल सांगवान जी, उनके बेटे हैं सुनील सांगवान। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उनको टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद जो उनका रुझान है उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर मनीषा सांगवान की। एक समाज सेविका के तौर पर उनकी पहचान है उस इलाके में, और कहा जा रहा है कि चर्चा थी कि उनका नाम पैनल में सिर्फ इकलौता है जो टिकट की दावेदार थी चरखी दादरी विधानसभा सीट से। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सोमवीर सांगवान पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको जीत हासिल हुई थी, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था। तो उसकी वजह से उनका नाम भी सामने आ रहा था कि सोमवीर सांगवान को यहाँ पर कांग्रेस टिकट दे सकती है। लेकिन जैसे पैनल की चर्चा सामने आई तो मनीषा सांगवान उस लिस्ट में इकलौती दिखाई दी, उनको वहाँ से टिकट भी मिला और अब वो लगातार मजबूत पैरवी कर रही है खुद के लिए कि वहाँ पर उनको बड़ा वोट बैंक मिल पाए। लेकिन यहाँ पर सांगवान अगर हम बात करें, दोनों ही सांगवान जो मूल गोत्र है उससे आते हैं। और इसके बीच में हम बात कर लेते हैं खाप पंचायतों की। खाप पंचायतों का अच्छा खासा प्रभुत्व हरियाणा की इस बेल्ट पर बताया जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर सोरान और सांगवान जो खाप है वो सबसे बड़ी तादाद में है। इनका सबसे बड़ा जनसमर्थन यहाँ पर है। और इसका एक उदाहरण देखने को मिला था 2019 के विधानसभा चुनाव में, जब सोमवीर सांगवान को निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर विजेता बनाया गया यहाँ की जनता के द्वारा, और उसमें खाप पंचायतों का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन इस बार जो चुनाव हैं उसमें मज़ेदार मुकाबला इसलिए है क्योंकि जो फोगाटों के गाँव हैं, फोगाट भी खाप है जिससे यहाँ पर जो दंगल गर्ल्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो भी इसी बेल्ट से आती हैं। और जो बबीता फोगाट थी वो पिछली बार चुनाव लड़ी थी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अब विनेश फोगाट भी दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनको जुलाने से टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब सुनील सांगवान लगातार पैरवी कर रहे हैं खुद की मजबूत कि उनको यहाँ से अच्छा खासा जन समर्थन मिल पाए। यहाँ पर अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम लोगों की एक विचारधारा थी कि सुनील सांगवान बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी का खुद का एक वोट बैंक है, तो उसके आधार पर वो बाजी मार सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ देखें तो हम जैसे ही हम बोंद की तरफ जाते हैं तो वहाँ राजपूत बहुल इलाका है और राजपूतों के वोट कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी को समर्थित होते हैं। लेकिन मनीषा सांगवान लगातार वहाँ के दौरे कर रही हैं और उस कमज़ोर पकड़ को मजबूत करने की वो कोशिश कर रही हैं। जैसे हमने बोंद के जो आसपास का इलाका वहाँ पर लोगों से बात की तो वहाँ के आमजन का कहना था कि ये जो डॉक्टर मनीषा सांगवान का जो काफिला है इसमें बाहरी लोग अधिकतर हैं, यहाँ के बहुत कम जनमानुस यहाँ पर शामिल है। लेकिन जैसे ही मनीषा सांगवान ने वहाँ पर अपने जो भाषण थे, जो दौरे थे, उनकी जैसे गति तेज की तो वहाँ से उनके प्रति जन समर्थन यहाँ पर जुटना शुरू हो चुका है। और ये सुनील सांगवान जी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात होगी, बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। तो वही बात करें हम अगर मनीषा सांगवान के साथ साथ यहाँ पर जो फोगाट खाप के जो गाँव हैं वो किस तरह झुकेंगे, वो सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरह से जो चीज़ है वो सेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रत्याशी बाजी मारेगा। यहाँ पर विनेश फोगाट की वजह से पूरे इलाके में नाराजगी थी कि भाई विनेश फोगाट के जो भी साथ यहाँ घटनाक्रम हुआ वो बहुत गलत था। खाप पंचायतों ने उसका विरोध किया और हरियाणा की अधिकतर खाप पंचायतें विनेश फोगाट के समर्थन में थी। हालांकि जो बबीता फोगाट हैं वो लगातार एक तरह से कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल करवाई जा सके। लेकिन जो गाँव है, गाँव को राम कहा जाता है हरियाणा में, और गाँव की जो देहात होती है, गाँव के जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनकी एक सर्वसहमति के साथ भी कई बार बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर चीज़ रह सकता है आपके बार चुनाव में जो नतीजे होंगे उसके मद्देनज़र। साथ ही अगर बात करें यहाँ के मसलों की तो मसले वही हैं जो अधिकतर किसान बेल्ट के हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, युवाओं के लिए जो अग्निपथ की स्कीम आई थी उससे भी यहाँ के लोगों में नाराज़गी है, सीटी की जो एग्जाम की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर भी यहाँ के जो युवा हैं वो नाराज़ हैं। क्योंकि उनका कहना है कि हरियाणा में जब यहाँ पर नेताओं को 5 साल के लिए चुना जाता है तो यहाँ पर जो सैनिक हैं, एक तरह से जो आर्मी में भर्ती होंगे अग्निवीर,
फिर उनको 4 साल का समय क्यों और उसके बाद उनकी पेंशन क्यों नहीं। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि उनको कन्विंस किया जाए कि आप लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, जो हरियाणा की क्षेत्रीय जो यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी उसमें। उसके बाद कुछ रुझान बदला और लोगों की जो एक तरह से जो सोच थी उसके बारे में वो लगातार बात करते दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो बड़े मजाकिया और मजाकिया लहजे में वो ये बात करते हैं कि ये तो लड़का तो बिना बात के नौकरी छोड़ के आ गया, यानी कि वो सुनील सांगवान पर तंज कसते एक तरह से कि क्यों नौकरी छोड़ के आया बिना बात के, राजनीति क्या ज़रूरी थी। और साथ ही साथ वो सतपाल सांगवान जी के बारे में कुछ बातें कहते हैं कि सतपाल सांगवान जी ने मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन की, उनके पीछे कोई वो कारण भी बताते हैं। लेकिन मनीषा सांगवान के लिए एक बेनिफिट ये है कि वो एक महिला है और महिला होने के नाते जो महिलाओं का जो वोट बैंक है उसके अंदर उनकी एक अच्छी खासी रीच है, जो हमारे सर्वे में निकल कर सामने आई। जब उनका स्वागत समारोह हमने देखा यहाँ पर, जब उनकी यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उनकी सभाएं थी उसमें महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जो अन्य दूसरे नेताओं के मुकाबले हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी थी। और इसी आधार पर जो हमारा सर्वे है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ निकल सामने आ रही है कि मनीषा सांगवान कहीं ना कहीं आगे हैं यहाँ पर अभी भी बीजेपी के सामने। और इसके पीछे जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो हम यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को यहाँ से घाटा हुआ 4-5 हज़ार वोटों का, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रति यहाँ के लोगों में नाराजगी थी। लेकिन बीजेपी ने उसको खत्म करने की कोशिश की सांगवान को यहाँ पर टिकट देकर, क्योंकि जो गोत्र होते हैं उनका फैक्टर कहीं ना कहीं चलता जरूर है और लोगों के अंदर एक भावना होती है कि हमारे वर्ग का, हमारे समूह का कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर चुना जाए। जैसे कि पिछली बार सोमिर सांगवान यहाँ पर चुनाव जीते थे। अगर इसके बाद बात करें हम बारडा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा मज़ेदार है। और मज़ेदार होने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट वितरण हुआ वो उन जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर वोटर्स हैं, उनकी मनमर्जी से नहीं हुआ। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव में 27,000 वोटों से बीजेपी को यहाँ पर एक तरह से मतलब कि बैक होना पड़ा, पीछे होना पड़ा, तो उसके दौरान यहाँ पर लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि भाई अच्छे कैंडिडेट टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस एक तरफा इस माहौल में टिकट निकाल लेगी, जो सीट है वो निकाल लेगी। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं खटाई में जाती दिखाई दे रही है सीट। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जनता का मानना है कि सोमिर सोरान बाहरी कैंडिडेट हैं और इसी वजह से यहाँ के लोग उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक बागी नेता है सोमवीर गसोला, वो चुनावी मैदान को बड़ा रोमांचक बनाए हुए हैं। उनका जो चुनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों तक जो जन समर्थन है वो जुटाते जा रहे हैं। और उमेद पातवा जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, उनकी खुद की छवि है, पुराने नेता रहे हैं, दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं उन्होंने। तो सोमवीर गसोला यहाँ पर उमेद पातवा जी के लिए बड़ी चुनौती है। जो आमजन यहाँ का कहता है कि अगर सोमवीर गसोला अगर वोट काटता है उमेद पातवास की, क्योंकि वो दोनों से एक सिमिलर बेल्ट से आते हैं, जिस इलाके से वो आते हैं, तो वहाँ पर अफसर के जो वोट हैं अगर वो कट जाते हैं तो सोमवीर सोरान को यहाँ पर फायदा हो सकता है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि अभी भी जो बड़े नेता है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के, उनका यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो शायद बन सकता है। और उसके बाद जो रुझान है वो बदलेंगे और समस्याएं जो यहाँ की हैं वो लगातार वो बरकरार है। जो चरखी दादरी की जो दूसरा इलाका पड़ता है उसमें, या फिर कहें कि जो किसान बहुल इलाका है हरियाणा में, वहीं के वही चीज़ें लगातार बरकरार हैं। एमएसपी का मसला, युवाओं का मसला, बेरोजगारी का मसला, अग्निपथ का मसला, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लगातार बरकरार हैं। और इस बीच सोमवीर सोरान के लिए यहाँ पर टफ फाइट बताई जाती है और मुकाबला जो है वो फिलहाल के दौर में उमेद पातवास और सोमवीर गसोला का बताया जा रहा है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा कि आपको हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर क्या कुछ माहौल लग रहा है और चरखी दादरी में क्या वास्तव में डॉक्टर मनीषा सांगवान एक महिला यहाँ पर नेता होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते बड़ी जीत या फिर जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे सकती हैं, या फिर सतपाल सांगवान जी के जो बेटे हैं सुनील सांगवान, वो इस सीट पर विजयी जो पताका है उसको फहरा पाएंगे। धन्यवाद।